एक्सप्लेनेशन करते वक्त आप कुछ बातों को ज़रूर ध्यान रखो। आज का वीडियो होने वाला है आपका एक्सप्लेनेशन जो बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। टोटल 8 नंबर का रहता है, जो आपके पास ऑप्शन में लगभग 8 ऑप्शंस दिए रहेंगे, जिसमें से कोई आपको 2 आपको एक्सप्लेन करना है, जिसमें से एक आपको प्रोज का और एक आपको पोइट्री का। तो मैं आज आपके साथ कुछ एक्सप्लेनेशन लेके जुड़ा हूँ। मैं ऐसा नहीं कहता आपके एग्ज़ाम में यही एक्सप्लेनेशन आएंगे, लेकिन आप ये वीडियो को अगर अंत तक देखोगे तो आप एक्सप्लेन करना पक्का सीख जाओगे और आप 8 में से 7 नहीं 8 में से 8 लेके आओगे। तो जी हाँ दोस्तों, आप पूरी वीडियो को अंत तक देखो और एक्सप्लेनेशन मेरे साथ करना सीखो। सबसे पहला पॉइंट आप समझना, जब भी कोई आपको एक्सप्लेनेशन का लाइन दिया जाए, 4 एक्सप्लेनेशन आपके पास ऑप्शन में रहेंगे, तो आप ये पहले आइडेंटिफाई करो जिस लाइन को आपको करना है। पहले ये पहचानो कि ये लाइन कौन से लेसन से ली गई है। सबसे पहला काम आपको ये करना है। अगर आप लेसन पहचान पा रहे हो तो वह लाइन उस लेसन में किसके बारे में, आखिर उस लेसन को लिखे कौन, राइटर कौन है वो लिखो। आखिर उस लेसन में बात किसके बारे में की गई है, आखिर किस टॉपिक क्या है, वो टॉपिक उसमें आपको इंक्लूड करना है। और लास्ट में जो लाइन आपको जो एक्सप्लेनेशन के लिए दी गई है, बस उसी को थोड़ा सा एलोबरेट करना है। मैं आपको दिखाता हूँ आगे कैसे करना है। तो चलिए आते हैं हम लोग फर्स्ट स्लाइड पे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होगे, लिखा है ओ हाउ फीवल इज मैंस पावर। अरे मनुष्य की शक्ति कितनी कमजोर है। डेट इफ गुड फॉर्च्यून फॉल, यदि अच्छा भाग्य दिन आता है, कांट ऐड अनदर आवर, वह दूसरे पल के लिए इंतजार नहीं कर पाता। ये लाइन कहाँ की है? ये लाइन आपकी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो की है। अब इसे एक्सप्लेन कैसे करना, अभी आपको लाइन पहचान गए हो ना कि हाँ ये लाइन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो की है, तो आप इसमें 3 लाइन ईजिली लिख पाओगे सभी के सभी। आप लिखोगे पहली लाइन, दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अ पोएम, ये लाइन ली गई है एक पोएम से। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से ये लाइन ली गई है, जो कि लिखा गया है विच इज़ कंपोज्ड बाय जॉन डन, जो किनके द्वारा लिखा गया है? जॉन डन जी के द्वारा लिखा गया है। इन दिस पोएम, अब देखो पहली मैंने क्या बोला, आप लाइन को पहचानो कौन सी लेसन से ली गई है। दूसरा कि इसे लिखा कौन है, वो लिख दिया। अब इनके बारे में और कुछ जानते हो ना? हाँ जानते हैं। क्या कि ये मेटाफिजिकल पोएट है, तो लिखोगे हु इज़ नॉन एज मेटाफिजिकल पोएट। मैंने नहीं लिखा, आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपको लाइन थोड़ी सी बड़ा लिखनी है एग्जाम में, ठीक है ना? तो आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो हु इज़ नॉन एज मेटाफिजिकल पोएट। इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएट शोज द रिलेशनशिप, इस पोएम में किसके बारे में कवि दिखा रहे, संबंध दर्शा रहे, किसके बारे में? बिटवीन द पोएट, कवि और अपनी प्रेमिका के बीच की जो संबंध है उसे वह प्रदर्शित कर रहे हैं। हो गया। अब इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ तक तो आपने इंट्रोडक्शन लिखा। अब आपको स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो की कोई भी लाइन आए ना, इतनी बातें जरूर लिखो। बीच में मैंने एक लाइन छोड़ा, वो कौन? हु इज नॉन एज मेटाफिजिकल पोएट, वो भी लाइन आप लिखो। और ये हर एक लाइन, मतलब कोई भी आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का आ गया तो उसमें जरूर लिख देना। बस आपको कोई एक एक्सप्लेन करना है, एक एक्सप्लेनेशन लिखना है। तो आपको एक एक्सप्लेनेशन लिखना है, आपको मैं इतना सारा भी बताऊंगा ना, एक न एक तो मिल ही जाएगा, एक क्या 2 मिलेगा। हियर द पोएट सेज, अब देखो अब इस लाइन को एक्सप्लेन करना है, कैसे करते हैं। यहाँ पे कवि कहते हैं दैट मैन इज वेरी वीक, मनुष्य बहुत कमजोर है, मनुष्य की शक्ति बहुत कमजोर है। देयर इज नो वे टू कंट्रोल ह्यूमैनिटी, मानवता को कंट्रोल नियंत्रित करने का कोई रास्ता नहीं है। ही सेज, यहाँ पे कवि जॉन डन कहते हैं दैट फॉलिंग एंड फेसिंग ऑफ गुड फॉर्च्यून एड अनदर आवर्स ऑफ मैंस लाइफ, कि अगर मान लो कि एक बार तुम्हारे जीवन में अगर अच्छाई आई है, बहुत सारा तुम्हारे जीवन में खुशी आई है, तो ये मत समझो कि तुम्हारे साथ रहने वाली निरंतर, ये इसके बाद तुम्हारी गिरावट भी आएगी। अगर तुम्हारे जीवन में गिरावट है, बहुत दुखी है, तो ये भी मत सोचो कि तुम्हारे जीवन में हमेशा ये गिरावट ही रहेगी, दुखी रहेगी, वो फिर कभी ना कभी जरूर बदलेगी। तो यही लाइन को मैंने एक्सप्लेन यहाँ पे इस तरीके से कर दिया है। चलो ये लाइन आपको जितना समझ आया हो, आगे चलते हैं दूसरे नंबर लाइन, ये तो बहुत अच्छी समझ आएगी आपको। हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ पे लेटी हुई है, कौन लेटी हुई है? एक बहुत ही सुंदर सी महिला। लाइट ऑफ स्टेप एंड हर टुवर्ड्स सी, अब इसका मतलब समझ लो पहले। लाइट ऑफ स्टेप एंड हर टुवर्ड्स सी, इसका मतलब होता है वह व्यक्ति जिसे घूमना फिरना बहुत पसंद हो, जो जगह जगह भटकते रहे, उसे कहते हैं लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट। ये एक फ्रेज है आपका। अब ये लाइन कहाँ की है? ब्यूटीफुल लेडी, लेडी कौन सी लेसन में होती है? लेडी एन एपिटफ, कौन लिखे हैं? वॉल्टर डेलामेरे। पहली लाइन लिखेंगे दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अ हार्ट टचिंग पोएम। अब ये देखो, ये सब थोड़ा सा ना, थोड़ा सुंदर बनाने के लिए, थोड़ा सा अट्रैक्टिंग बनाने के लिए हम अपनी पैराग्राफ को ये वर्ड एक्स्ट्रा हम ऐड ऑन करते हैं कि ये जो लाइन जो ली गई है आपकी, एक हार्ट टचिंग पोएम से ली गई, एक दिल को छू जाने वाली कविता से ली गई है, एन एपिटफ, जिसका नाम क्या बनता है? एन एपिटफ
विच इज कंपोज्ड बाय, जो कि लिखा गया है वॉल्टर डेलामेरे। किनके द्वारा लिखा गया? वॉल्टर डेलामेरे के द्वारा लिखा गया है। अब देखो इनके बारे में बताऊं, जैसे कि आप जॉन डन को मेटाफिजिकल पोएट कहते हैं, तो यहां पे लिख दोगे हु इज नॉन एज चिल्ड्रंस पोएट। वॉल्टर डेलामेरे चिल्ड्रंस पोएट के नाम से जाने जाते हैं। इन दिस पोयम, इस कविता में, द पोएट हैज टॉक्ड अबाउट अ ब्यूटीफुल लेडी, कवि इस कविता में एक सुंदर महिला के बारे में बहुत ही वर्णन करते, जिक्र करते हैं ऑफ द वेस्ट कंट्री, और कहते हैं यह महिला जो है वेस्ट कंट्री की सबसे सुंदर महिला में से एक है। हु इज नाउ डेड, जो अब मर चुकी है, एंड लाइज इन द ग्रेव, और लेटी हुई है कब्र में। यही ना इस लेसन में होता है। अब सुनो, आपको एन एपिटैफ की कोई भी लाइन आए, आप यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लिख दो। आप देखना इतना ही लिखोगे ना, 4 लाइन भर जाएंगे आपके एग्जाम की नोटबुक में। अब बचा क्या? अब बस ये लाइन को आपको एक्सप्लेन कर देना है। अब इस जैसे एक्सप्लेन कर पाओ, आपको अगर याद हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद होता है तो खुद इस लाइन को ना, कम से कम इसी लाइन को कॉपी पेस्ट मार दो, और कुछ नहीं करना। ऊपर से उठाओ, नीचे छाप दो, और कुछ नहीं करना। हियर द पोइट सेट नियर द ग्रेव, इस लाइन के माध्यम से यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे कवि जो है कब्र के पास बैठे हुए हैं। किसकी कब्र के पास? ऑफ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, एक सुंदर सी महिला की कब्र के पास बैठी हुई हैं। इन सैड मूड, बड़ी उदासी अवस्था में बैठ रखे हैं। और कहते हैं ही सेज डाइट, वो कहते हैं व्हेन द लेडी वाज अलाइव, जब यह महिला जीवित थी। सी यूज्ड टू का प्रयोग तब करते जो काम आप पास्ट में किया करते थे, अब छोड़ चुके हो। अरे जीवित थी तब ना घुमा करती थी, अभी जीवित है जो घूमेगी वो। तो वो यूज्ड टू मूव हियर एंड देयर, वह जब जीवित थी तो वह एक जगह से दूसरे जगह भटका करती थी, जाया करती थी। बट सी इज नाउ लाइंग, लेकिन अब यहाँ लेटी हुई है एट अ प्लेस, एक जगह पे, फॉर मेनी डेज, कई दिनों से। मैं कह रहा हूँ उठ जा, मतलब यहाँ पे वॉल्टर डेलामेरे कह रहे हैं कि तब जब तुम जीवित थी तो तुम इधर उधर भटका करती थी, अब तुम देखो कितनी प्रेम से एक ही जगह पे लेटी हुई कई दिनों से, अब तुम क्यों नहीं उठती हो? अब भी तो उठ के घूमो। ऐसा वर्ड वॉल्टर डेलामेरे उसे कह रहे हैं, वो अपनी चेतना को बाहर निकाल रहे हैं। नेक्स्ट लाइन नंबर 3, When you sigh not wean, but sigh my soul away. जब तुम आहें भरोगी तो तुम आहें भरने का जो सांस जो लोगी, उसमें तुम केवल सांस में हवा नहीं लोगी, बल्कि तुम मेरी आत्मा को भी मुझसे दूर करोगी। ये लाइन कहाँ की है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो की लाइन है। बिल्कुल अब फिर उसी तरह से हम लिखना स्टार्ट करेंगे। दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अ हार्ट टचिंग पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये लाइन आपकी ली गई है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से, विच इज़ कंपोज्ड बाय जॉन डन, जो कि जॉन डन के द्वारा कंपोज किया गया है। हु इज़ ऑल्सो नॉन एज मेटाफिजिकल पोएट, जो जाने जाते मेटाफिजिकल पोएट, आध्यात्मिक कवि के रूप में। इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएट टॉक्स अबाउट सेपरेशन फ्रॉम हिज बिलव्ड, इस कविता में कवि अपनी प्रेमिका से दूर होने के बारे में जिक्र करते हैं। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो, इन दिस पोएम द पोएट टॉक्स अबाउट द पैंग्स ऑफ डेथ, कि मृत्यु के वक्त दर्द कैसा महसूस होता, उसकी भी बात कर रही इस लेसन में। When the poet says was going far away from his beloved, जब कवि जो है जॉन डन अपनी प्रेमिका से दूर जा रहे होते हैं, his beloved started weeping and sighing, यहाँ पे his beloved started एक लिखना होगा, वर्ड आप लिख देंगे, मिसप्रिंट है। इनकी प्रेमिका जो है शुरू कर देती, क्या शुरू कर देती है? रोना और आहें भरना। द पोएट सेज, कवि अपनी प्रेमिका को समझाते हुए कहते हैं, इफ़ यू साई, यदि तुम आहें भरोगी, यू नॉट टेक इन ब्रेथ, तुम केवल सांस में हवा नहीं लोगी, बट यू विल टेक माई सोल अवे, बल्कि तुम मेरी आत्मा को भी मुझसे दूर करोगी। आई विल डाई, और मैं मर जाऊंगा। ऐसा कह करके कवि अपने प्रेमिका को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। कॉपी रखो ना साथ में और लिखते भी चलो। नेक्स्ट, द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली, जो सामान्य लोग हैं वो बड़े स्वतंत्र रूप से रहते हैं। एंड फॉलोड, और वह मानते हैं, फॉलो करते हैं किस चीज़ को? देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, अपनी खेती बाड़ी वाली जो पेशा है, खेती का पेशा है, उसे वह फॉलो करते हैं। ये लाइन को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? ये लाइन कहाँ की है? ये लाइन आपकी इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर की है, लिखेंगे। दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम एन एसे, ये लाइन एक एसे, एक निबंध से ली गई है, जिसका नाम बनता है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, विच इज रिटन बाय द फादर ऑफ द नेशन, जो कि लिखा गया है फादर ऑफ द नेशन के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा। अब इस लाइन में चर्चा किसके बारे में की गई? इन दिस लेसन, इस पाठ में, द राइटर टॉक्ड अबाउट, लेखक बात करते हैं अबाउट इंडियन कल्चर, भारत की रीति रिवाज के बारे में इस लेसन में बात होती है। यही ना आपने पढ़ रखा होगा। अब कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखो इसी तरह से आप भी पैराग्राफ चेंज करके लिखना। अब इस लाइन को लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस लाइन, इस लाइन के माध्यम से गांधी जी सेज दैट, गांधी जी कहते हैं, आवर एंसेस्टर्स थॉट दैट टाउन्स एंड सिटीज वर अस नियर,
हमारे जो पूर्वज थे वह सोचते थे कि जो शहर है और जो ये शहर और जो बड़ी बड़ी जो टाउन है, सिटी है, ये एक जाल की तरह है। ये लोगों को बुला लेता और फंसा लेता है और गरीब लोगों को यहाँ पे अमीर लोग लूटने का काम करते हैं। सो दे लिव्ड हैप्पीली इन विलेज, इसीलिए वो गांव में ही रहना बहुत पसंद करते थे, खुशी खुशी। एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, और गांव की जो पेशा थी, कौन सी पेशा, खेती बाड़ी, उसे वह करते थे। फॉर देयर सिंपल लाइफ, और वो एक साधारण जीवन व्यतीत करते थे और उसी में वह खुश रहा करते थे। यही ना लाइन लिखा हुआ, इसी को तो इतना छोटे से लाइन में एक्सप्लेन कर दिया हूँ। तो बस आपको भी इसी तरह से एक्सप्लेन करना है। एक दो लाइन अब जितना मैं बता रहा हूँ ना ये कर लो, आपको इसमें से एक दो मिल जाएंगे एग्जाम में। नंबर 5, वी नोटिस डैट, हमने इस बात को नोटिस किया, जिक्र किया, ये मतलब पहचाना। माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, हमारे दिमाग एक आराम विहीन चिड़िया की तरह है। द मोर इट गेट्स, जितना ज़्यादा इसको मिलता है, द मोर इट वांट्स, उतनी ज़्यादा ये चाह करता है। जितना ज़्यादा इसे जो चीज़ मिलता है इसकी डिमांड और ज़्यादा ये करता है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और इस सबके बावजूद भी असंतुष्ट रहता है। ये दिमाग एक ऐसी आराम विहीन चिड़िया की तरह है। दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम एन एसे, ये लाइन ली गई है आपकी एक एसे से, एक निबंध से, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत की सभ्यता और रीति रिवाज से, विच इज रिटन बाय महात्मा गांधी, जो कि लिखी गई है महात्मा गांधी जी के द्वारा। इन दिस लेसन, इस पाठ में द राइटर टॉक्ड अबाउट इंडियन कल्चर, इस लेसन में लेखक किसके बारे में बात करते हैं, भारत की रीति रिवाज के बारे में, जो हमने पीछे भी डिस्कशन किया। अब देखो अब इस लाइन को एक्सप्लेन करना यहाँ पे कैसे करेंगे। हियर महात्मा गांधी सेज डेट, यहाँ पे महात्मा गांधी कहते हैं डेट द ह्यूमन माइंड इज नेवर सेटिस्फाइड, कि मनुष्य का जो दिमाग है वह कभी संतुष्ट हो नहीं सकता, बिल्कुल संतुष्ट नहीं हो सकता। आज कितना भी कोई पैसा क्यों ना कमा ले, उसकी चाहत और दुगुनी बढ़ती चली जाती है। जस्ट लाइक अ बर्ड, एक चिड़िया की तरह, विच मूव्स फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड्स, जैसे चिड़िया को आप देखते होगे कि इतना भी चिड़िया के घर में आप खाना क्यों ना भर के रख दो, वह हमेशा एक शाखा से दूसरी पेड़ की डाली, वह एक तिनका उठा के अपने शाखा में डालेगी, अपने घोंसला में डालेगी, फिर दूसरा तिनका उठा के अपने शाखा में डालेगी, कहीं से रोटी का टुकड़ा उठा के डालेगी। मतलब वो कितना भी कोशिश कर लो उसके घर पे कुछ भर के क्यों ना रख दो, वह बार बार आके भरना वह लगा रहता है। मतलब वह क्यों जाती रहती, तो इन सर्च ऑफ फूड्स, भोजन की तलाश में। द सेम कंडीशन इज ऑफ ह्यूमन बींग्स, और यह बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ही परिस्थिति मानवीय व्यक्ति की है, मानव व्यक्ति की है, मानव जाति की है। विच विल नेवर बी सेटिस्फाइड, जो मानव जाति जो कभी संतुष्ट नहीं होता, किस चीज़ से, अपनी संपत्ति, अपनी आय, अपनी किसी भी चीज़ से, जो चीज़ उसको मिलता है, अपने मानसिक स्थिति से वह कभी संतुष्ट होता ही नहीं है। नेक्स्ट, द फायर एट टाइम, यहाँ पे टाइम होगा, फॉरगेट इट्स डीड्स, अग्नि उस समय अपनी कर्तव्य को भूल जाता है। द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, और क्या करता है, वह भूल करके पाप कर बैठता है। ये लाइन कहाँ की है, आग, फायर हिम, के अंदरबल्ला, बिल्कुल लाइन को हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे लिखना। दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अ हार्ट टचिंग पोयम, बिल्कुल ये हमारी का बहुत दिल को छू जाने वाली कविता है। बेचारे कवि जो है अपने पहले जन्मे हुए बेटे को अग्नि में सौंप देते हैं, पारसी धर्म के होने के बावजूद भी, जिनके धर्म के अनुसार अग्नि को देवता माना जाता है। फायर हिम, विच इज़ कंपोज्ड बाय ए शॉर्ट स्टोरी राइटर, जो कि लिखा गया है शॉर्ट स्टोरी राइटर के द्वारा, के अंदरबल्ला साहब के द्वारा। इन दिस पोयम, इस कविता में, द पोएट टॉक्स अबाउट अ सीन ऑफ बर्निंग घाट, इस कविता में कवि किसकी चर्चा करते हैं, बर्निंग घाट के दृश्य का चर्चा करते हैं। जो शमशान घाट है ना, दाह संस्कार जहाँ पे हो रही है बॉडी की, उस सीन का, उस दृश्य का यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। द पोएट सेज डैट, कवि कहते हैं, द फायर फॉरगेट समटाइम्स इट्स ड्यूटी, कवि कहते हैं कि आग कभी कभी अपना कर्तव्य भूल जाता है, टू परफॉर्म, अपना कर्तव्य निभाना भूल जाता है। एंड मेनी ऑफ द लिम्स ऑफ द डेड बॉडी आर लेफ्ट अनबर्न्ड, और जो शरीर के जो बहुत सारे अंग हैं, लिम्स हैं, हाथ और पैर, वह कभी कभी उसे आधा जला छोड़ बैठता है। इन दिस वे, इस तरीके से, फायर कमिट्स अ सिन, इस तरीके से अग्नि पाप कर रहा है, वो अच्छा नहीं कर रहा है, पाप कर रहा है। सो द पोएट टेल्स द फायर, इसीलिए कभी अग्नि से कहते हैं, सो द पोएट टेल्स द फायर नॉट टू फॉरगेट इट्स ड्यूटी, कि अग्नि आप अपना कर्तव्य मत भूलो। और यहाँ पे वह कभी भी कहते हैं, मैं शपथ खाता हूँ आपको इस पाप करने से मैं जरूर बचाऊंगा। नेक्स्ट, नंबर 7 क्वेश्चन। कोल्ड, सरद, बहुत शांत, ठंड जैसे भी कि मौसम है। इम्पॉसिबल, जो कि मुमकिन ना हो। अहेड, आगे, सामने। लिफ्ट द माउंटेन्स लवली हेड, इस सब के बावजूद अपनी
जो माउंटेन जो है अपनी सर को बड़ी गर्व से सर को ऊंचे किए हुए रहता है। उसे देखो ठंड के समय में क्या होता है, पहाड़ों के ऊपर जो है बर्फ उसे ढक देता है, फिर भी वह जो है ना वो असंभव हो जाता है उसे अपना सर ऊपर निकालना, लेकिन फिर भी वह जो अपना सर जो है फक्र से ऊंचा किया रहता है। वही लाइन लिखा गया है। कहाँ की लाइन है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम अ पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ये लाइन कहाँ से ली गई है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से ली गई है। विच इज कंपोज्ड बाय W.H. जॉर्डन, जो कि लिखा गया है W.H. जॉर्डन साहब के द्वारा। हु इज अवॉर्डेड बाय पुलित्जर प्राइज, जिन्हें पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किया गया था। W.H. जॉर्डन की एक बुक बहुत ही फेमस है, याद रखेंगे, द एज ऑफ एंजाइटी। इन दिस लेसन, इस लेसन में द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट ह्यूमन लाइफ, कवि जो है वर्णन करते हैं मानवीय जीवन के बारे में। Here the poet says that, यहाँ पे कवि कहते हैं we should learn from mountain, हम सबको सीखना चाहिए उस पहाड़ से which is very high, जिसकी चोटी बहुत ऊंची है, जिसकी चोटी बहुत ऊंची है। And its peak looks very lovely, और इसकी जो चोटी जो है वो बहुत प्यारी दिखती है। We should also face difficulties and keep our head high, हम सबको भी उसी तरीके से जब हमारे ऊपर अगर कोई परेशानी आए उसे उसी तरीके से उसका सामना करना चाहिए, और हमें अपना सर को जो है गर्व से ऊंचा करके हमें जीना चाहिए। अब जैसे हमें परेशानी घेर ली है तो हमें उसमें शर्मिंदगी करके हमें उस परेशानी को नहीं ऐसे शर्म से सिर को झुका के चलना है, हमें उस चीज़ को और जो है उस चीज़ से उभर के हमें अपने सर को गर्व से ऊंचा करके जीना है। नंबर 8, सेबी इज नाउ इनग्रोस्ड इन हिज पिक्चर, सेबी जो है अब संलिप्त हो गया अपने पिक्चर बनाने में। ही नो लॉन्गर फील्स एनी बिटरनेस टुवर्ड्स हिज टीचर, अब उसे अपने शिक्षक के प्रति कोई मन में कटुता नहीं है, अपने टीचर के प्रति कि टीचर ने कंप्लेन किया उनके प्रति ऐसी कोई बुरी भावना नहीं है। दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अ शॉर्ट स्टोरी द आर्टिस्ट, ये लाइन कहाँ से ली गई है? आपकी एक शॉर्ट स्टोरी से ली गई। मैंने क्या कहा, पहले लाइन को पहचानो ली कहाँ से गई और वही लाइन लिख दो ना। तो लाइन ली गई एक शॉर्ट स्टोरी से जिसका नाम है द आर्टिस्ट, विच इज रिटेन बाय अ जापानीज राइटर सीगा नोया, जो कि लिखी गई है एक जापानी राइटर सीगा नोया के द्वारा। इन दिस लेसन, इस कविता में द राइटर टॉक्स अबाउट 12 years old बॉय नेम्ड सेबी, इस लेसन में लेखक बात करते एक 12 साल के लड़के की टैलेंट के बारे में। अब देखो यहाँ पे एक लाइन और वर्ड छूट गया मेरा। इन दिस लेसन द राइटर टॉक्स अबाउट अ टैलेंट ऑफ ए 12 years old बॉय नेम्ड सेबी, एक 12 वर्ष के लड़के जिसकी जो इनहेरेंट क्वालिटी है, उसके अंदर की जो गुण है उसकी चर्चा करते इस लेसन में। अकॉर्डिंग टू दिस लाइन, इस लाइन के माध्यम से सेबी वॉज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग गॉड्स, सेबी को बहुत शौक था, किस चीज़ में शौक था? लौकियों को इकट्ठा करने में। वन डे ही वॉज कॉट रेड हैंडेड बाय हिज एथिक्स टीचर, एक दिन की बात होती है वह अपने एथिक्स के टीचर्स, अपने नैतिक शास्त्र के शिक्षक के द्वारा रंगे हाथ पकड़ा जाता है। Now सेबी हैज़ नॉट मोर इंटरेस्ट इन कलेक्टिंग गार्ड्स, जिसकी वजह से उसके पापा उसे बहुत सारा उसे सुनाते पिटाई कर देते हैं। अब सेबी को जो है जो उसे ज़बरदस्ती उसे लौकी इकट्ठा करना छुड़वा देते हैं। अब सेबी का कोई इंटरेस्ट नहीं है लौकी को इकट्ठा करने में। He started to draw and paint picture, अब वह क्या शुरू कर दिया है? वह पिक्चर को ड्रॉ करना शुरू कर दिया है, उसे और सुंदर बनाना शुरू कर दिया है, पिक्चर को पेंट करना शुरू कर दिया है। He no longer feels any bitterness towards his teacher, अब ऐसा नहीं कि उसे अपने शिक्षक के प्रति मन में कुछ कटुता है, बिल्कुल अब वह कटुता फ्री है, उसे कुछ भी नहीं, उसे अपने शिक्षक के प्रति कोई बुराई रख रखा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा पूरी लाइन है। देख लो यही लाइन को बस इसको कैसे भी तोड़ मोड़ के आगे लिख दिया है। गाइस अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑब्जेक्टिव का सीरीज होगा, 200 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में लेके जाऊंगा आप सबको, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। थैंक यू गाइस।